नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम दिवाकर है। दिवाकर जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ड्राइवरी का काम करते थे एक कोठी में। तभी उनके साथ में ये घटना हुई थी। साल था 2002। तो क्या हुआ था दिवाकर जी के साथ में, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। मेरी उम्र करीब 26-27 साल की रही होगी। मैं ड्राइवरी का काम करता था पास के शहर में। लेकिन उस ड्राइवरी काम में मज़ा नहीं आ रहा था। पैसा बहुत कम था और बहुत ज़्यादा मेहनत था। मैं सुबह 7 बजे जाता तो रात को 11 बज जाता था कमरे पर आने में। थक जाता था। मैं दूसरे काम की तलाश में लगा हुआ था कि कोई बढ़िया सा काम ड्राइवरी का मिल जाए। मैं अपने साथियों से बोल रखा था और जहाँ भी जाता निगाह में रखता। और एक दिन मैं अपने मालिक के साथ एक सोसाइटी में गया था। वहाँ देखा तो एक कोठी के बाहर में बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं उस चीज़ को, उस कोठी को ध्यान में रख लिया है कि अभी तो मालिक है, आप इस टाइम तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगले दिन तो ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। बड़ी सी कोठी थी, पैसे वालों का घर दिखाई पड़ रहा था। अगर इस कोठी में काम मिल जाए तो सैलरी भी अच्छी होगी। मैंने यही सब सोचा था। अगली सुबह मैं उस कोठी पर आकर के और मेन गेट का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अभी सुबह के करीब 8 बजे होंगे। काफ़ी देर के बाद में एक अधेड़ सा व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी। वह एक साधारण कपड़ों में था और गेट पर आ गया और आते ही बोला, हाँ जी बोलो, क्या बात है। मैंने बोर्ड की तरफ उंगली करके इशारा दिखाया कि जी मैं ये बोर्ड देख करके आया था, मैं एक ड्राइवर हूँ और काम की तलाश में हूँ। वो हंसते हुए कहने लगा कि बिल्कुल सही जगह पर आए हो, अंदर आ जाओ, अंदर आके बात करते हैं। और मैं फिर बैठक में चला गया था और फिर हम बातचीत करने लगे। वह मुझसे सवाल पर सवाल पूछता रहा, मेरे बारे में पूछता रहा, कहाँ काम करते हो, तुम्हारे आगे पीछे कौन है, कहाँ के रहने वाले हो। हर चीज़ का जवाब मैं देता रहा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो इस घर का मालिक होगा, एक साधारण सा इंसान। मैं उसके सवालों से परेशान हो चुका था। अब मैं पूछ ही बैठा कि जी ये आपका इंटरव्यू फाइनल है या कोई और भी इंटरव्यू लेगा। वो हंसते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, और कोई नहीं लेगा, मेरा ही इंटरव्यू फाइनल है। और वो शायद मेरी बात को समझ गया था और हंसते हुए कहने लगा, तुम तो सोच रहे होगे ना कि मैं साधारण सा इंसान, साधारण कपड़ों में रहने वाला इस घर का मालिक तो हो ही नहीं सकता। मैं अब नज़रें थोड़ा नीचे झुका लिया था उसकी बातें सुन करके। और वो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ भाई, जो तुमने सोचा है बिल्कुल सही है। मैं इस घर का एक तरह से नौकर ही हूँ, केयर टेकर हूँ इस घर का। हालांकि मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार भी हूँ। सारा घर का काम मैं ही मेंटेन करता हूँ। अब मालिक तो विदेश में रहते हैं ज़्यादातर। अब मैं समझ गया था कि जो इंटरव्यू ले रहा है मालिक ना होकर के भी वो मालिक ही था। मैंने शायद ऐसा उससे पूछना नहीं चाहिए था। आप बताइए, और कोई सवाल रह गया हो तो उसका जवाब भी मैं आपको दूं।
वो कहने लगा, नहीं नहीं, और कोई सवाल नहीं है। हाँ, गैराज में मेरी गाड़ियाँ हैं, चल कर के देख लो। मैं गया, देखा। वो फिर कहने लगा कि ये सब गाड़ी आप चला ही लेते होंगे, इतना आपके पास में अनुभव है तो। मैंने कहा, हाँ जी जी, सारी गाड़ियाँ मैं चला लेता हूँ। अब बात आ गई पैसे के ऊपर में, सैलरी के ऊपर में। सैलरी पूछने लगा कि आपकी पिछली सैलरी कितना आप लेते हो। अब मैं जानबूझ करके ज़्यादा ही बताया था। कुछ देर सोचने विचारने के बाद में वो मेरी सैलरी कुछ उससे भी बढ़ा करके बताया और कहने लगा कि इसमें एक कंडीशन है, आपको यहीं पर रहना होगा, आपके लिए मैं कमरा एक अलग से दे दूंगा और खाना पीना भी यहीं पर मैं दूंगा। मैं खाना बनाता हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी मैं बना दूंगा। तो सोच लो, आप कर पाओगे तो इस घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। मैं कुछ पल तो सोचता रहा। एक मैं भाड़े के घर में 3-4 दोस्तों के साथ में रहता था, वहाँ भी मुझे पैसा देना होता था और फिर आना जाना वो अलग परेशानी थी। मैं सोचा कि तो काम में मज़ा आ जाएगा, यहीं पर रहना, यहीं पर काम भी है। और फिर मैंने हाँ बोल दिया। और 2 दिन के बाद मैं पुराने मालिक से हिसाब लेकर के इस कोठी में अपना जो थोड़ा बहुत सामान था लेकर के आ चुका था। वाकई में ये जो केयर टेकर थे, मैं उनको अब चाचा कहने लगा था। चाचा जी बोलता था। और चाचा जी सही में खाना जो बनाते थे, उनके हाथों में तो जादू था। दाल जो बनाए थे, इतना स्वाद भरा, मैं तो कभी इतना स्वादिष्ट दाल खाया नहीं था। उनके हाथों में तो गजब का जादू था। अब मैं उस घर में रहने लगा। सुबह सुबह गाड़ी को बाहर निकालता गैरेज से, सफाई करता और फिर वापस गैरेज में लगा देता, क्योंकि गाड़ियों का अभी कोई रोल ही नहीं था, मालिक तो थे नहीं। अब मालिक कब आएंगे ये भी पता नहीं था। और चाचा जी जो केयर टेकर थे, उनको गाड़ियों से तो कोई मतलब ही नहीं था। वो तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ज़्यादा आते जाते होंगे, और जाते भी थे तो पास के दुकान के आसपास ही जाते थे। अब वो मेरी भी मदद करवाने लगे काम में। मैं जब गाड़ी साफ़ करता तो भी आकर के मेरे साथ में लग जाते थे। मैं कहता था कि चाचा जी रहने दो ना आप। बोलते, नहीं बेटा, मैं बैठे बैठे बेकार हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता हूं तो सही रहता है। मैं उनके काम में भी अब मैं भी मदद करने लगा। वो खाना वाना बनाते थे तो मैं सब्जी वब्जी काट दिया करता था। अब मेरे से वो अब खुश रहने लगे। अब मैं जब बाथरूम वगैरह जाता, अंदर के साइड में बाथरूम था, और वो कहते कि देखो बेटा, जब आगे जाओगे ना इस गैलरी में, अंदर की साइड में, तो एक कमरे में बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस ताले के टच मत करना, ना पास जाना। वो हमारी मेम साहब का कमरा है और उसको हम खोलते नहीं, और ना हमारा कोई बंदा खोलता है, और तुम भी उस दरवाजे से दूरी रहना। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था। मैं पूछने लगा कि मेम साहब जी साहब के साथ बाहर ही हैं क्या? वो थोड़ा उदास से हुए और फिर उंगली ऊपर की तरफ दिखा दिया। मैं फिर भी समझ नहीं पाया। वो कहने लगे कि उनको गुजरे हुए 1 साल हो गया है। मैं थोड़ा दुख हुआ ये बात को जान कर के। फिर उन्होंने बताया कि साहब के 2 बच्चे हैं और वो विदेश में रहते हैं, विदेश में ही रह करके पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब इस घर में चाचा के अलावा कोई नहीं था, और यही सब पूरा देखभाल करते थे हर चीज़ को। लेकिन उस दरवाजे का रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर चाचा क्यों मना कर रहे हैं उस दरवाजे के पास जाने से? मैं पूछता रह गया। वो कुछ नहीं बताए। बोले, हाँ ज़रूर, कि उस दरवाजे से बिल्कुल तुम दूर रहना बेटा, वहाँ पर पास में बिल्कुल मत जाना। अंदर में मेरा थोड़ा डर तो हो गया था कि आखिर चाचा क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन
मैं उस दरवाजे से दूर ही रहा था। मैं बिल्कुल गुजरता था उस गैलरी से, लेकिन मैं अलग थोड़ा हट करके, जैसे चाचा ने कहा था कि ज़रूर कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। खैर उस दिन बरसात हो रही थी, मौसम बिगड़ा हुआ था और रात के करीब अब 9 साढ़े 9 का वक्त था। चाचा खाना बना लिए थे और बिजली जो थी बार बार आ रही थी जा रही थी। चाचा आवाज़ लगाए, बेटा आ जाओ खाना खा लो, मौसम ख़राब हो रहा है, बिजली का कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब जाएगी। आज हम लोग दोनों आदमी भोजन कर लिए थे, तब तक बिजली आ रही थी जा रही थी। और फिर चाचा अपने कमरे की तरफ चले गए। अब मैं अपने कमरे की तरफ आ गया था। हाँ, मैंने एक चीज़ चाचा का नोट किया था कि शाम के टाइम में शायद वो भांग वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी जो आंखें थी लाल लाल हो जाती थी और फिर वो रात में खाना वाना खा करके सोते ना, तो फिर सुबह से पहले नहीं उठते थे। अब मैं अपने कमरे में आकर के आराम कर रहा था और बाहर का मौसम लग रहा था कि बिगड़ रहा है। बरसात कभी आ रही थी कभी जा रही थी, हवा भी कभी तेज़ कभी ज़्यादा ऐसा लगा हुआ था और बिजली का भी वही हाल था। मैं अंदर कमरे में था, लाइट उस टाइम गई हुई थी और मैं नींद में था। तभी दरवाजे पर लगा कि कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो दरवाजे को, धड़ 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 आवाज़ आ रही थी। नींद तो मेरी खुल गई। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही आवाज़ दिया, कौन है? चाचा आप हैं क्या? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा पीटना अभी भी जारी था। अब मैं बार बार पूछ रहा था, कौन है भाई दरवाजे पर? आप बताते क्यों नहीं हैं? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। दरवाज़ा पीटना अभी भी जारी था। मैं अब उठ गया बिस्तर से और जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर वैसे के वैसे अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, बिजली तो कटी हुई थी। लेकिन मुझे दरवाज़ा खोलते ही बाहर कुछ नज़र नहीं आया। बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पर कोई। तो आखिर दरवाज़ा कौन पीट रहा था इतने तेज तेज? मैं अब इधर उधर देखने लगा तो एक दरवाजे के पास में मुझे एक जगह पर सफ़ेद कुछ धुआं, धुंधली चीज़, धुआं जैसा, कोहरा जैसा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन वो उस पर मैंने ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं आसपास में देखने लगा था कि आखिर कौन सा इंसान था जो इतनी जल्दी दरवाज़ा पीट करके और फिर गायब हो गया। मैं इधर उधर देख रहा था और उसी वक्त में बिजली आ गई। जैसे ही बिजली का बल्ब रोशन हुए और जहाँ मैंने देखा था कि कोई कोहरा है, धुआं है दरवाजे के पास में, वहाँ तो सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर औरत खड़ी दिखाई पड़ रही थी। लंबे लंबे काले काले बाल हवा से इधर से उधर उड़ रहे थे। चेहरा भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। देखने में 30 साल की वो औरत लग रही थी। कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद पहनी हुई थी। अब मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। अब मैं उसको देख करके एकदम डर सा गया था कि अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, बाहर का गेट भी बंद है, तो ये औरत कहाँ से आ गई? कौन है ये औरत? मैं डरते हुए पूछ ही लिया, जी आप कौन हैं और कैसे यहाँ पर आ गई? बाहर तो दरवाज़ा बंद है, मेन गेट तो बंद है, कैसे आ गई आप? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही और मेरे नज़दीक वो पास आने लगी। जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी नज़र आ रही थी। हाँ, आंखों में एक चमक सा दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही नज़दीक आई उसके शरीर से सड़े हुए मांस जैसे बदबू आने लगी थी। मैं पीछे हटने लगा था उस बदबू के कारण और मैं उसको बोलते रहा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आ गई हो,
और फिर मैं चाचा चाचा का आवाज़ लगाने लगा। चाचा इधर आओ, देखो ये कौन है, यहाँ पर ये खड़ी है। मैं चाचा को आवाज़ लगाने लगा था, लेकिन चाचा तो गहरी नींद में थे। शायद वो नशे में हो गए होंगे और मेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे होंगे। अब बाहर हल्की फुल्की बरसात जारी थी। अब वो औरत मेरे बिल्कुल नज़दीक आती जा रही थी। अब मैं पीछे की तरफ हटता जा रहा था। अब मैं उसको डांटता भी जा रहा था कि देखो, तुम जो भी हो दूर रह कर के बात करो, मेरे नज़दीक मत आओ। अभी मैं चाचा को बुला रहा हूँ और तुमसे वही निपटेंगे। अब मैं पीछे हटता जा रहा था, लेकिन कहाँ तक हटूँ मैं। अब आगे तो बारिश हो रही थी खुले में। अब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कमरे में जा कर के दरवाज़ा बंद कर लूँ। ये औरत खुद ही अपने आप भाग जाएगी। मुझे तो ये कोई पागल सन की जैसी औरत दिखाई पड़ रही है। अब मैंने वही किया, अपने दरवाजे पर जल्दी से पहुंच गया। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा तो मैं देख करके हैरान रह गया। वो औरत तो हमारे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी, जबकि वो बाहर दूर थी अभी। और इतना जल्दी कैसे कमरे के अंदर आ गई और मेरे बिस्तर पर आकर के बैठ गई। और उसी टाइम जो दरवाज़ा मैं बंद करने जा रहा था, वो खुद ही अपने आप दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अब तो मेरी चीख निकलनी शुरू हो गई। डर से तो पूरा बदन थर 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 काँप रहा था। अब मैं समझ गया था ये कोई साधारण औरत नहीं हो सकती, ज़रूर यह चुड़ैल है या फिर कोई डायन है। अब वो अभी भी मुझे देख कर के मुस्कुराई जा रही थी। अब मेरा बदन तो थर 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 सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। डर के हालत ऐसा हुआ पड़ा था कि कहीं मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरा दम ना निकल जाए। मैं दरवाजे के खोलने की कोशिश करने लगा ताकि दरवाज़ा खोल करके मैं बाहर भाग जाऊं चाचा के कमरे की तरफ में। लेकिन वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। और तभी उस औरत का लंबा हाथ मेरे गर्दन पर पहुंच गया और एक झटके से उसने अपने बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर मैं सोता था, उस बिस्तर के पास में खींच दिया था। अब तो वो सब चीज़ें देख करके तो अब तो मैं मरते मरते बचा। सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गई थी वो लंबा हाथ उस औरत का देख करके। अब मैं समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, ये चुड़ैल है और ये मुझे मार के ही निकलेगी यहाँ से। और वो औरत अब मेरी तरफ देखने लगी। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, चेहरा उसका कुछ अलग हो गया था, बड़ी खूंखार चेहरा होने लगा था, उसका रंग रूप बदलने लगा था। वो पहले सुंदर दिख रही थी, अब उसका चेहरा बिल्कुल अलग सा हो गया था। उसकी आंखें जो हल्की हल्की चमक दे रही थी, अब कुछ ज़्यादा ही चमक देने लगी थी। और उसने मेरे बाल पकड़ करके हवा में छत के बराबर मुझे उठा दिया था। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, आज तो अच्छा भला शिकार मिला है, आज तो मज़ा आ जाएगा। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर तुम्हारा खून पीऊंगी और फिर मैं कई तरह की वो बातें बोल रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा बस याद नहीं है, ये उस टाइम जो मेरी हालत थी वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या क्या कह रही थी। कभी मेरी आत्मा को पकड़ के ले जाने की बात करती थी, कई तरह की बातें वो बोल रही थी, मुझे ज़्यादा विशेष याद नहीं था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उससे, बिल्कुल लग रहा था कि मैं एकदम ऐसे ही बेहोश हो गया हूँ और बेहोशी की हालत में पहुँच गया था। और अचानक वही हुआ, मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ ही देर में मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया
तो सुबह हो चुकी थी। बाहर में पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं अपने पलंग पर ही सोया हुआ था। मेरे सीने पर जलन हो रहा था, मेरे गले पर भी जलन हो रहा था। और मैं देखा तो लगा जैसे कोई अपने नाखून से पूरा खरोच रखा है, गले में भी और सीने में भी। खरोचों के निशान साफ साफ उभरे हुए थे और उनमें से हल्की हल्की खून की बूंदें जो बह कर के सूख गई थी। कपड़े मेरे सारे फटे हुए थे। अब मैं तो ये सब अपनी हालत देख करके बिल्कुल डर गया था। मैं वहीं से चाचा चाचा चिल्लाने लगा था और बेड से उठ करके सीधा दरवाज़ा खोला। जो रात में बिल्कुल नहीं खुल रहा था वो आराम से खुल चुका था। अब फिर मैं लॉन की तरफ भागते हुए चाचा के पास कमरे में पहुंच गया। वो मंजन कर रहे थे। अब मेरी हालत देख करके वो एकदम घबरा से गए। कहने लगे, अरे क्या हुआ तेरे साथ में दिवाकर? अब फिर मैंने सारी बात उनसे शेयर करना शुरू कर दिया। मेरी बात को सुनने के बाद वो कहने लगे कि बेटा तू उस दरवाजे पर तो नहीं गया था जहाँ पर मैं मना किया था, जहाँ पर ताला लगा हुआ था? मैंने बोला नहीं चाचा, मैं उस दरवाजे को छुआ तक नहीं। उस दरवाजे से तो मैं अलग ही निकलता था, आपने तो पहले ही हिदायत दे रखी थी। वो कहने लगे बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर उस दरवाजे को तूने छुआ होगा, उस ताले को ज़रूर छुआ होगा और तभी वो चुड़ैल तेरे पीछे पड़ी थी। चाचा उस चुड़ैल को शायद जानते थे। अब मैं पूछने लगा, चाचा आप जानते थे तो आपने मेरे को सतर्क क्यों नहीं किया? वो कहने लगे बेटा हम तो इसको निकालने के बहुत सारा उपाय कर चुके थे, इसी ने मेरे मेम साहब को मारा है। और फिर वो मेम साहब की कहानी बताने लगे। कहने लगे जो काली कार देख रहा है ना? मैंने कहा हाँ हाँ, उसी काली कार को मेम साहब चलाया करती थी। और एक रात किसी पार्टी से वो लौट रही थी अकेले ड्राइव करते हुए। मेम साहब परफ्यूम का शौकीन थी, खुशबू लगाया करती थी। शायद उसी खुशबू के चक्कर में कोई चुड़ैल उनकी गाड़ी में आकर के बैठ गई थी और उनके साथ इस घर तक पहुंच गई। कुछ दिन तो मेम साहब बिल्कुल नॉर्मल रही, लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा। वो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगी, अकेले में अपने आप से बात करने लगी। अब ये सब हालात देख कर के साहब घबरा गए थे। डॉक्टरों को दिखाया गया, जहाँ जहाँ डॉक्टरों ने सलाह किया कि आप वहाँ जाइए। साहब ने हर कोशिश किया लेकिन आराम नहीं मिला। उनका ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं उनकी हालात देखा था तो मुझे कुछ शक सुबह हुआ था। मुझे लगा कि इसके पीछे कोई न कोई अलग चीज़ है। और एक रात मुझे वो दिखाई दे गई। मैं गलियारे से जा रहा था किसी काम से और तभी उनके दरवाजे पर वो काला साया मुझे साफ नज़र आया, जो चुड़ैल थी वो। और उसी चुड़ैल ने मेम साहब के अंदर में अब जगह बना लिया था और वो मेम साहब को अब मारना चाहती थी। अब हमने झाड़ फूँक भी साहब के लिए बोला कि साहब झाड़ फूँक करवा लेते हैं, शायद ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई चुड़ैल का ही काम है। लेकिन साहब इन चीज़ों को मानते नहीं थे। वो कहने लगे हंसते हुए, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमारी है, ठीक हो जाएगी, टाइम लगता है। लेकिन मेम साहब की हालत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया और कुछ ही दिनों में वो स्वर्ग सिधार गई। मैं देखा था वो चुड़ैल को मेम साहब के दरवाजे पर, लेकिन साहब नहीं मानते थे इन चीज़ों को। आखिरकार मेम साहब के गुजरने के बाद में साहब थोड़ा परेशान रहने लगे और दारू वारू थोड़ा पीने लगे थे। अब वो एक रात को अपने कमरे में बैठे हुए और ड्रिंक कर रहे थे
और मुझे आवाज़ लगाया, कोई सामान मंगाए थे। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो क्या देख रहा हूँ कि एक काले रंग की साया साहब के ठीक पीछे खड़ी है, धुएं की तरह मुझे दिख रही थी। अब मैं एकदम घबरा गया था। साहब को बोलने लगा, साहब आपके पीछे देखिए कौन खड़ा है। और साहब जैसे ही पीछे मुड़ करके देखे, वो देख करके ही डर चुके थे और बेहोश हो गए थे। अब साहब भी समझ गए थे कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ भी होता है। और इतना डर चुके थे कि रात को उस कमरे में बिल्कुल नहीं रुके। वो किसी दोस्त के पास में रात को निकल गए थे और तब से वो इस घर में रहते नहीं थे। बच्चों को उन्होंने विदेश भेज दिया था, वो विदेश में ही रह करके पढ़ाई कर रहे थे। और साहब आते थे दिन के टाइम में और दिन ही दिन में काम करके या तो फिर कहीं होटल में रुक जाया करते थे या फिर किसी दूसरे शहर में चले जाते थे। उनके और भी घर थे। तो बेटा ये थी कहानी उस चुड़ैल की। और इसके बाद हमने बहुत कोशिश किया, तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, पूरा उन्होंने देखा, निरीक्षण किया उस घर का हर कोना कोना, और कहने लगे कि हम बिल्कुल उस चुड़ैल को बाहर भगा देंगे। और उन्होंने किया भी। वो जो चुड़ैल थी अब वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब मुझे भी विश्वास हो गया था कि इस घर में वो चुड़ैल नहीं है। लेकिन अमावस्या की रात को मुझे वो चुड़ैल रात में एक नज़र आई थी। और फिर मैंने तांत्रिकों से संपर्क किया तो वो कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, दिखना होता तो हर रोज़ दिख जाती, अमावस्या की रात को क्यों दिखेगी। वो शायद मुझे टालना चाहते थे, लेकिन मैं जानता था कि अमावस्या और पूर्णमासी ऐसी रात होती है जिस दिन में, जिस रात को जो आत्माएं होती हैं उनमें पावर, शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी वजह से पूर्णमासी या अमावस की रात को जो आत्माएं, प्रेत आत्माएं ज़्यादा ही तांडव करती हैं। लेकिन सिर्फ एक रात की बात थी, उस रात को हम उस घर की तरफ जाते भी नहीं थे। और कई ड्राइवर आए और उनके साथ में भी वो औरत दिखाई पड़ी और तभी वो छोड़ करके भाग जाते थे। और इसके बाद तो तुम ही आए थे बेटा। उनकी बात सुन कर के मैं सही में बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि इस घर में रहा तो मेरी तो जान चली जाएगी। मैंने चाचा से बोला कि चाचा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस जगह पर काम नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे हिसाब दे दीजिए। वो कहने लगे ठीक है बेटा। अब फिर मैं उस घर को छोड़ दिया था, उस काम को छोड़ दिया था, मैं दूसरी जगह पर अब आ गया था। लेकिन उस घटना को मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ, मैं उस रात को भी भूल नहीं पाता हूँ। वो इतनी खतरनाक रात मेरे लिए थी। वो चुड़ैल ने तो मुझे मरा समझ करके ही छोड़ गई होगी, वो तो जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। पता नहीं मैं कैसे बच गया था उस रात को। तो दोस्तों, ये थी दिवाकर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाला हुआ है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।